लोकसभा के लिए फॉर्म 2A भरा जाता है और विधानसभा के लिए फॉर्म 2B भरा जाता है। यहाँ आपको विधानसभा फॉर्म भरने का पूरा तरीका बताया जाएगा। यहाँ पर उस विधानसभा क्षेत्र का नाम जहाँ से आप चुनाव लड़ रहे हैं, यहाँ राज्य का नाम, यहाँ पर 2x2.5 सेंटीमीटर का एक फ़ोटो लगाना होता है जिसकी बैकग्राउंड वाइट हो और ऐसे कम से कम आपके पास 3 फ़ोटो होने चाहिए और इन्हीं में से एक फ़ोटो पासपोर्ट साइज की आवश्यकता होती है। पहले आपको पार्ट 1 के बारे में बताया जाएगा। जिन पर पार्ट 1 लागू होता है वो पार्ट 2 के प्रत्येक कॉलम में नॉट एप्लीकेबल करेंगे। जिन पर पार्ट 2 लागू होता है वो पार्ट ए के प्रत्येक कॉलम में नॉट एप्लीकेबल करेंगे। पार्ट 1 मान्यता प्राप्त नेशनल पार्टी या मान्यता प्राप्त स्टेट पार्टी के लिए लागू होता है। यहाँ पर विधानसभा क्षेत्र का नाम जहाँ से चुनाव लड़ा जा रहा है, उम्मीदवार का नाम, उसके पिता या पति का नाम, उसका पूरा एड्रेस, यहाँ पर कैंडिडेट का वोट नंबर, यहाँ पर वोट लिस्ट का नंबर और यहाँ पर जिस विधानसभा क्षेत्र में उसका वोट है उसका नाम। यहाँ पर एक प्रपोजर का नाम, उसका वोट नंबर, उसका वोट सूची का नंबर और उस विधानसभा क्षेत्र का नाम जिसमें उसका वोट है। यहाँ पर तारीख प्रपोजर के सिग्नेचर होते हैं। पार्ट 2 इंडिपेंडेंट कैंडिडेट के लिए या गैर मान्यता प्राप्त राजनीतिक दल के लिए होता है। यहाँ विधानसभा क्षेत्र का नाम जहाँ से चुनाव लड़ा जा रहा है, उम्मीदवार का नाम, उसके पति या पिता का नाम, उसका पूरा एड्रेस, उसका वोटर नंबर, वोटर सूची का नंबर और यहाँ जिस विधानसभा क्षेत्र में उसका वोट है उसका नाम। निर्दलीय उम्मीदवार या गैर मान्यता प्राप्त राजनीतिक दल के लिए 10 प्रपोजर होने चाहिए या उन 10 प्रपोजरों के बारे में पूरी सूचना भरनी है। पहले कॉलम में वोटर सूची का नंबर, वोट नंबर, प्रपोजर का नाम, उसके हस्ताक्षर और तारीख। इसी तरह दूसरे, तीसरा, चौथा, पाँचवा 10 के 10 प्रपोजर अलग अलग होते हैं। ये 10 कॉलम की जो सारणी है ये पूरी भरी होनी चाहिए, सिग्नेचर होने चाहिए, कोई भी कॉलम खाली नहीं होना चाहिए। पार्ट 3 का कॉलम ए ये बताता है कि आप भारतीय नागरिक हो और आपने कोई विदेशी नागरिकता प्राप्त नहीं की है। बी पार्ट में कैंडिडेट की उम्र लिखी जाती है, वो 25 से कम नहीं होनी चाहिए। सी पार्ट का पहला नेशनल लेवल की पार्टी या स्टेट लेवल की रजिस्टर्ड पार्टी के लिए होता है जिनको टिकट मिलता है, उस पार्टी का नाम और उम्मीदवार के लिए वो उस पार्टी का चुनाव चिन्ह रिजर्व हो जाता है। 2 आई एम सेट अप एट द इलेक्शन बाय द, यहाँ पॉलिटिकल पार्टी का नाम, विच इज ए रजिस्टर्ड अनरिकॉग्नाइज्ड पॉलिटिकल पार्टी उनके लिए होता है जो मान्यता प्राप्त नहीं है। दैट यहाँ पर ये इंडिपेंडेंट कैंडिडेट के लिए होता है। आई एम कंटेस्टिंग दिस इलेक्शन एज एन इंडिपेंडेंट कैंडिडेट, और इंडिपेंडेंट कैंडिडेट यहाँ अपने 3 चुनाव निशान भरेगा और जो गैर मान्यता प्राप्त दल है वो भी अपना चुनाव निशान यहाँ भरेगा। माई नेम एंड माई फादर नेम जो भी लागू है बीन करेक्टली स्पेल्ड आउट अबव इन, यहाँ लैंग्वेज का नाम जिस लैंग्वेज में आप नाम लिखे हैं कि वो सही हैं। ई में कि आप क्वालिफाइड हो और नॉट आल्सो क्वालिफाइड, बल्कि आप अनक्वालिफाइड भी नहीं हो। पॉइंट 2 में जैसे पंजाब में अकाली दल, वो पंजाब में तो मान्यता प्राप्त राजनीतिक दल है, लेकिन यदि वो हरियाणा में चुनाव लड़ता है तो यहाँ पर वो अनरिकॉग्नाइज्ड पॉलिटिकल पार्टी बन जाती है, लेकिन वो अपना चुनाव निशान को प्राथमिकता के आधार पर ले सकती है। आई फर्दर डिक्लेयर आई एम ए मेंबर ऑफ द, ये शेड्यूल कास्ट या शेड्यूल ट्राइब के लिए होता है, जो लागू है उस पर लिख दीजिए और जो लागू नहीं होता उसको काट दीजिए। और यहाँ पर स्टेट का नाम और यहाँ उस एरिया का नाम जहाँ से आप बिलोंग करते हैं। नीचे वाला जो पार्ट है इसका मतलब ये होता है कि आप विधानसभा का जो चुनाव है 2 से अधिक सीटों पर नहीं लड़ रहे हैं। यहाँ स्टेट का नाम,
यहाँ तारीख और यहाँ कैंडिडेट के हस्ताक्षर। पार्ट 3A का पहला, वेदर द कैंडिडेट हैज़ बीन कन्विक्टेड, कि क्या उम्मीदवार को न्यायालय द्वारा दोषी ठहराया गया है, यस और नो में बताना है आपने। यदि आपका उत्तर यस है तो आपके ऊपर कौन सी धाराएं लगी है, या फिर आपने किसी विशेष कानून का उल्लंघन किया है उसका जिक्र यस और नो करना है। पॉइंट 2 में हैज़ बीन कन्विक्टेड बाय एनी अदर ऑफेंस फॉर विच ही हैज़ बीन सेंटेंस्ड टू इम्प्रिजनमेंट फॉर 2 ईयर और मोर, कि क्या आपको किसी अन्य मामले में 2 वर्ष या 2 से अधिक की सज़ा हुई है, यस और नो आपने भरना है। यदि आपका उत्तर यस है तो ऐसे कितने केस हैं, पुलिस स्टेशन का नाम, डिस्ट्रिक्ट और स्टेट। पॉइंट 3 में आपने जो एक्ट आप पर लगा है या जिसमें आप दोषी है उसके बारे में आपने संक्षिप्त में बताना है। डेट ऑफ कन्विक्शन, आपको दोषी कब ठहराया गया। कोर्ट विच कन्विक्टेड द कैंडिडेट, जिस कोर्ट ने कैंडिडेट को दोषी ठहराया गया उसका नाम। जो सज़ा हुई या जुर्माना हुआ उसके बारे में बताना है कि कितनी सज़ा हुई और कितना जुर्माना। डेट ऑफ रिलीज फ्रॉम प्रिजन, जेल से कब छूटे। वाज वर एनी अपील फाइल्ड अगेंस्ट अबो कन्विक्शन, जिसमें आपको दोषी ठहराया गया कि क्या उसके विरुद्ध कोई अपील की है, येस और नो। डेट एंड पर्टिकुलर ऑफ अपील एप्लीकेशन फॉर रिवीजन फाइल्ड, यहाँ पर वो तारीख जब आपने उसके खिलाफ कोई अपील की है। नेम ऑफ द कोर्ट बिफोर विच अपील एप्लीकेशन फॉर रिवीजन फाइल्ड, उस कोर्ट का नाम जिसमें आपने अपील डाली है। यदि उम्मीदवार के खिलाफ कोई आपराधिक मुकदमा दर्ज नहीं है या कोई सज़ा नहीं हुई है, यहाँ पर यस और नो का उत्तर देता हुआ बाकी के प्रत्येक कॉलम में नोट एप्लीकेबल कर देगा, क्योंकि जिसका कोई मुकदमा नहीं है उस पर नोट एप्लीकेबल या नील भरना होता है। पॉइंट 11, वेदर द सेड अपील एप्लीकेशन फॉर रिवीजन हैव बीन डिपोज्ड, यदि कि क्या उस अपील का निपटान हो गया है, यस और नो। इफ़ दी सेड अपील एप्लीकेशन फॉर रिवीजन हैव बीन डिपोज्ड, उसका निपटान हो गया है तो डेट ऑफ डिस्पोजल, उसकी तारीख, नेचर ऑफ ऑर्डर पास, और जो ऑर्डर पास हुआ है उसके बारे में बताना है यहाँ पर। पॉइंट 2, वेदर द कैंडिडेट इज होल्डिंग एनी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट अंडर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और स्टेट गवर्नमेंट, कि क्या उम्मीदवार वो लाभ के पद पर है, यस और नो। इफ़ यस, डिटेल ऑफ द ऑफिस हेल्ड, तो फिर उसका जिक्र करना है। लाभ का पद वो होता है जहाँ पर किसी व्यक्ति की नियुक्ति या उसको हटाने की प्रक्रिया सरकार के हाथ में होती है। पॉइंट 3, वेदर द कैंडिडेट हैज़ बीन डिक्लेयर इंसॉल्वेंट बाय एनी कोर्ट, यस और नो, कि क्या कोर्ट ने उसको दिवालिया घोषित किया है, तो यस और नो में उत्तर आपने देना है। इफ़ यस, हैज़ बीन डिस्चार्ज फ्रॉम द इंसॉल्वेंसी, यदि हाँ तो आपको दिवालियापन से कब मुक्ति मिली है। अगर आप पे लागू नहीं है तो नॉट एप्लीकेबल। वेदर द कैंडिडेट इज अंडर एलिगेंस और एडरेंस ऑफ एनी फॉरेन कंट्री, कि क्या उम्मीदवार किसी अन्य देश के प्रति निष्ठा रखता है, यस और नो। इफ़ यस, गिव द डिटेल, अगर उसने अन्य देश की नागरिकता ली है तो यहाँ उसका जिक्र करना है। वेदर द कैंडिडेट हैज़ बीन डिस्क्वालिफाइड अंडर सेक्शन 8A ऑफ द सेड एक्ट बाय एन ऑर्डर ऑफ द प्रेसिडेंट, कि क्या राष्ट्रपति ने उम्मीदवार को अयोग्य घोषित किया है, यस और नो, तो उत्तर आ जाएगा इफ़ यस, द पीरियड फॉर विच डिस्क्वालीफाइड, अगर हाँ तो कितने समय के लिए, अगर लागू नहीं होता है तो यहाँ पर नोट एप्लीकेबल। पॉइंट नंबर 6, कि क्या उम्मीदवार को भ्रष्टाचार या देशद्रोह के रूप में केंद्र सरकार या राज्य सरकार ने बर्खास्त किया है, यस और नो। इफ़ यस, द डेट ऑफ सच डिसमिसल, यदि आपका उत्तर हाँ है तो वो तारीख बतानी है जब आपको डिसमिस किया गया, अन्यथा नॉट एप्लीकेबल। वेदर द कैंडिडेट हैज़ एनी सब्सिस्टिंग कॉन्ट्रैक्ट विद द गवर्नमेंट आइदर एन इंडिविजुअल
कैपेसिटी or by the trust or partnership in which the candidate has a share or supply of any good to the government or for execution of work undertaken by the government। पॉइंट नंबर 7 कि क्या जो उम्मीदवार है उसका सरकार के साथ या किसी एजेंसी के माध्यम से या किसी ट्रस्ट के माध्यम से सरकार के साथ कोई समझौता है कि जिसके वो सरकार को कोई सामान सप्लाई करता है, ऐसा है तो यस और नो। इफ़ यस तो किस सरकार के साथ है उसके बारे में आपने जिक्र करना है यहाँ पर, अन्यथा नॉट एप्लीकेबल। 8 वेदर द कैंडिडेट इज ए मैनेजिंग एजेंट और मैनेजर और सेक्रेटरी ऑफ एनी कंपनी और कॉरपोरेशन in the capital of which the central government or state government has not less than 25% share। कि क्या जो उम्मीदवार है किसी ऐसी कंपनी में मैनेजर या सेक्रेटरी है जिसमें सरकार की 25% से कम हिस्सेदारी नहीं है, तो ये उत्तर आपने यस और नो में देना है। इफ़ यस विद विच गवर्नमेंट एंड द डिटेल ऑफ देयर, यदि आप यस है तो फिर किस सरकार के साथ, यानी सेंटर सरकार है या स्टेट सरकार है, उसके बारे में आपने बताना है। पॉइंट नो वेदर द कैंडिडेट हैज़ बीन डिस्क्वालीफाइड बाय द कमीशन अंडर सेक्शन 10A ऑफ द सेड एक्ट, कि क्या उम्मीदवार को कमीशन ने सेक्शन 10A की किसी धारा के तहत अयोग्य घोषित किया है, यस और नो। यदि किया है तो किस एक्ट के तहत। इफ़ यस द डेट ऑफ डिस्क्वालिफिकेशन, यदि हाँ है तो वो तारीख जब आपको डिस्क्वालिफिकेशन किया गया है, अन्यथा आपका उत्तर यहाँ पर नोट एप्लीकेबल हो जाएगा। यहाँ प्लेस जहाँ से आप चुनाव लड़ रहे हैं, तारीख और सिग्नेचर ऑफ कैंडिडेट। ये फॉर्म 2 आपको बहुत ही ध्यान से और सोच समझकर कैंडिडेट को भरना होता है। तो जब उम्मीदवार कोई फॉर्म भरता है तो वो अपने हिसाब से, खुद के हिसाब से उसको जानकारी देनी होती है जो उस पर लागू होती है या नहीं होती है। पार्ट 4, पार्ट 5 ये रिटर्निंग ऑफिसर द्वारा भरा जाता है। पार्ट 6 ये भी रिटर्निंग ऑफिसर द्वारा भरा जाता है। ये है फॉर्म 26, इसमें उम्मीदवार को अपनी पूरी जानकारी भरनी होती है। यहाँ पर आपको पासपोर्ट साइज फ़ोटो लगाना होता है। नेम ऑफ द हाउस, यहाँ लेजिस्लेटिव असेंबली। नेम ऑफ द कंस्टिट्यूएंसी, जहाँ से चुनाव लड़ा जा रहा है। पार्ट ए उम्मीदवार का नाम, उसके पिता या पति का नाम, यहाँ उसकी एज, पूरा पोस्टल एड्रेस। पॉइंट 1 यहाँ पर पार्टी का नाम, यदि उसको किसी राजनीतिक पार्टी ने अपना उम्मीदवार बनाया है, अगर वो निर्दलीय चुनाव लड़ रहा है तो दूसरी लाइन लागू हो जाएगी, पहली लाइन कट हो जाएगी और यहाँ पर नोट एप्लीकेबल लिखा जाएगा। पॉइंट 2 यहाँ पर उस विधानसभा क्षेत्र का नाम जिसमें उसका वोट है और राज्य का नाम, यहाँ वोट नंबर, बूथ नंबर, यहाँ पर कैंडिडेट का मोबाइल नंबर, यहाँ ईमेल एड्रेस। इसके अलावा भी अगर सोशल मीडिया पर उसके अकाउंट है, ट्विटर, फेसबुक, इंस्टाग्राम, यहाँ पर देना है। यदि नहीं है तो नोट एप्लीकेबल। फॉर्म 26 का कोई भी कॉलम खाली नहीं होना चाहिए। यहाँ पर उम्मीदवार को अपना पैन कार्ड और उम्मीदवार पर जो आश्रित हैं उनके पैन कार्ड की डिटेल देनी होती है। यहाँ पर सेल्फ में उम्मीदवार का नाम, पैन कार्ड नंबर, यहाँ पर वर्ष, यहाँ पर कितना उसने इनकम दिखाई है, यहाँ पर उससे पिछले वर्ष की टोटल इनकम तो दिखाई है इनकम टैक्स में, यहाँ पर पिछले वर्ष की, यहाँ पर वर्ष और यहाँ पर टोटल इनकम टैक्स जितना उसने इनकम दिखाई है, 23-24 का, 22-23 का, और उनके सामने ही आपने जितनी आपने टोटल इनकम दिखाई है यहाँ पर आ जाएगा। मैक्सिमम आपको ये 5 वर्ष का भरना होता है। अगर आपने 2-3 साल से ही आप इनकम टैक्स भर रहे हो तो आप वहीं तक की जानकारी दे दोगे जहाँ तक कि आपके पास है। यहाँ जो कैंडिडेट है उसका जीवन साथी, जो पति या पत्नी है, उसका नाम, पैन कार्ड, यहाँ वर्ष और यहाँ पर जितना उसमें इस वर्ष में जितनी उसने इनकम दिखाई है
यहाँ पर हिंदू यूनाइटेड फैमिली में अगर परिवार में बड़ा है कोई, माता या पिता, उसका नाम और उसका रिलेशन कैंडिडेट के साथ, पैन कार्ड का नंबर। यहाँ पर सेम जानकारी देनी होती है। अगर वो इनकम टैक्स भर रहा है पिछले 5 सालों से या 1-2 साल से, जब भी है तो उतनी जानकारी आपने देनी है। बाकी के कॉलम में आप नील या नॉट एप्लीकेबल कर देंगे। जो कैंडिडेट है उसके परिवार में जो आश्रित हैं, मान लीजिए बड़ा लड़का है, उसका नाम, अगर उसका पैन कार्ड नंबर है तो यहाँ पर पैन कार्ड लिखा जाएगा। अगर वो इनकम टैक्स भरता है तो यहाँ पर वर्ष, और यहाँ पर वो किस वर्ष में उसने कितनी इनकम दिखाई है। इसी तरह यहाँ पर दूसरे बच्चे का नाम। अब यदि उसको पैन कार्ड ही नहीं बना है तो यहाँ पर लिखा जाएगा नो पैन अलॉटेड। उसके बाद यहाँ पर नॉट एप्लीकेबल, नॉट एप्लीकेबल, नॉट एप्लीकेबल। और आगे कोई मान लीजिए परिवार में और कोई मेंबर नहीं है तो यहाँ पर इसमें नील लिखा जाएगा, नील। और यहाँ पर क्योंकि पैन नंबर यहाँ नील हो जाएगा। अगर सदस्य का नाम है तो नो पैन अलॉटेड, अगर उसका नहीं बना है। अगर सदस्य ही नहीं है तो फिर नील, नील या नॉट एप्लीकेबल। और नॉट एप्लीकेबल प्रत्येक कॉलम में आपने लिख देना है। यदि परिवार में जो आपके यहाँ पर 6 संख्या दिखाई है उससे ज़्यादा परिवार के मेंबर हैं परिवार में, तो आप एक अतिरिक्त पेज इसमें लगाना है। वहाँ पर 7, 8, 9 जो भी है उनके नाम लिखोगे और उसी तरह से उनका पैन नंबर है। अगर नहीं है तो नो पैन अलॉटेड, और वही सेम जानकारी आपने ऊपर बताई है उसी तरह से उनकी भी जानकारी आपने भरनी है। पॉइंट नंबर 5 के 2 भाग हैं पेंडिंग क्रिमिनल केस के बारे में। पहली लाइन जो लिखी है, आई डिक्लेयर दैट देयर इज नो पेंडिंग क्रिमिनल केस मी, कि मेरे खिलाफ कोई भी आपराधिक केस नहीं है। ये उम्मीदवार घोषणा करता है। अगर पहला है तो दूसरे में नॉट एप्लीकेबल, और अगर दूसरा है कि दी फ्लोइंग क्रिमिनल केस आर पेंडिंग अगेंस्ट मी, मेरे विरुद्ध निम्नलिखित केस हैं, इस पर टिक हो जाएगा और पहले वाले में नॉट एप्लीकेबल लिखा जाएगा। अब अगर आपके खिलाफ केस हैं तो उसकी जानकारी आपने यहाँ पर देनी है। यहाँ पर FIR नंबर विद नेम और उस पुलिस स्टेशन का नाम जहाँ पर आपके खिलाफ FIR दर्ज हुई। यहाँ पर केस नंबर और उस कोर्ट का नाम जिसमें आपके खिलाफ केस दर्ज है। C में आपके खिलाफ कौन सी धाराएं लगी है। D में क्या विवाद था उसके बारे में आपने संक्षिप्त में बताना है। D में कि क्या आपके खिलाफ जो आरोप है वो साबित हुआ है, यस और नो में देना है। आगे पॉइंट, यदि आपके खिलाफ आरोप साबित हुआ है तो किस तारीख को आरोप साबित हुआ है, यहाँ पर डेट लिखनी है जब आपके खिलाफ आरोप साबित हुआ है। कि अगले पॉइंट में कि क्या आपके खिलाफ जो आरोप साबित हुआ है उसके खिलाफ आपने कोई अपील डाली है या नहीं, यस नो में आपने जवाब देना है। अब ये एक केस है, इसी तरह से अगर को आपके 2, 3, 4 जितने भी केस हैं सभी की जानकारी आपने अलग अलग भरनी है। पहले में पहला केस, दूसरे में दूसरा, तीसरे में तीसरा। इससे ज़्यादा अगर आपके खिलाफ केस हैं तो आप उतने ही केस का जिक्र करोगे और एक टेबल आप अतिरिक्त लगा लीजिए। ऐसा नहीं है कि टेबल में यहाँ पर 3 केस के बारे में है, आप केवल 3 की जानकारी दोगे बाकी छुपा लोगे, वो गलत हो जाएगा आपके लिए। तो आप अतिरिक्त टेबल को जोड़ते हुए अपनी पूरी जानकारी आपने देनी है। अब यदि किसी के खिलाफ कोई केस ही नहीं है, ना कोई FIR पेंडिंग है, ना उसका कोई केस उसके खिलाफ है, तो वो प्रत्येक कॉलम में नॉट एप्लीकेबल भरते हुए इस टेबल को पूरा कर देगा। पॉइंट नंबर 6 केस ऑफ कन्विक्शन के 2 पॉइंट है। आई डिक्लेयर दैट आई हैव नॉट बीन कन्विक्टेड फॉर एनी क्रिमिनल ऑफेंस, कि यदि जो उम्मीदवार है उसको किसी भी आपराधिक मामले में दोषी नहीं ठहराया गया है, पहला लागू हो जाएगा और दूसरे के सामने नॉट एप्लीकेबल हो जाएगा। अब यदि दूसरा पॉइंट उस पर लागू होता है, उस पर दूसरे पे टिक करेगा, आई हैव बीन कन्विक्टेड फॉर दी ऑफेंस मेंशन बिलो, कि मुझे निम्नलिखित मामलों में दोषी ठहराया गया है, और पहले के सामने नॉट एप्लीकेबल हो जाएगा। अब जिन मामलों में दोषी ठहराया गया है यहाँ पर टेबल में उनकी जानकारी देनी है। यहाँ पर केस नंबर
कोर्ट का नाम और जो जो उसके ऊपर धाराएं लगी है, जो मामला था उसके बारे में थोड़ा संक्षिप्त परिचय, जिस तारीख को उसे दोषी ठहराया गया, उसे सज़ा क्या मिली है, जेल की सज़ा मिली है या फाइन लगा है, जो भी है यहाँ पर लिखना है कि क्या जिसमें दोषी ठहराया गया उसके खिलाफ उसने कोई अपील की है, यस और नो में यहाँ उत्तर देना है। यदि पिछले पॉइंट का उत्तर आपका यस है तो यहाँ पर डिटेल लिखना है और प्रेजेंट स्टेटस ऑफ अपील कि उस अपील का वर्तमान स्टेटस क्या है, वो पेंडिंग है या उसका निपटान हो गया है। 6A लिखा हुआ है, कैंडिडेट को अपना जो क्रिमिनल रिकॉर्ड है उसकी जानकारी अपनी राजनीतिक पार्टी को देनी होती है। अब इसी तरह से टेबल में दूसरा केस, तीसरा केस, सभी की जानकारी ऐसे ही देनी है जिनमें उसको दोषी ठहराया गया। टेबल में जब जानकारी भरी जाएगी तो लेटेस्ट जो केस है सबसे पहले उसकी जानकारी, उसे पिछला जो केस है फिर दूसरे में, उसे पिछला तीसरे में, कोई 3 से ज़्यादा में भी दोषी है तो यहाँ पर 3 के लिए सारणी बनी हुई है, टेबल बनी हुई है, तो वो इस एक पेज का अतिरिक्त पेज का इस्तेमाल कर लेगा और जितने भी केस हैं जिनमें उसको दोषी ठहराया गया है उन सभी की जानकारी उसको देनी है। यहाँ पर नेक्स्ट डिटेल ऑफ मूवेबल एसेट, जो कैंडिडेट के पास चल संपत्ति है सभी का ब्यौरा उसने सारणी के अनुसार देना है। 1 नंबर में कैश इन हैंड, कैंडिडेट के पास नगद कितना है, उसके पति या पत्नी के पास कितना नगद है, परिवार में माता या पिता है उसके पास कितना है, डिपेंडेंट में जो बच्चे हैं पहला बच्चा उसके पास नगद कितना है, दूसरे के पास नगद कितना है, तीसरे के पास कितना है, सभी का भरना है। यदि किसी के पास नगद नहीं है या उस पर लागू नहीं होता है तो उसके सामने नील या नोट एप्लीकेबल कर सकते हैं। दूसरा पॉइंट, इसमें जो कैंडिडेट है और उसके परिवार के सदस्य हैं उनकी जो बैंक में एफडी है या डिपॉजिट जो भी रूप में उन्होंने किया है उनके बारे में देना है, या कोई सामान्य सेविंग अकाउंट है तो उसमें इसके बारे में बताना है। सेल्फ में जो कैंडिडेट है अगर एफडी है तो बैंक का नाम, बैंक का IFSC कोड, स्कीम का नाम और राशि। यदि सामान्य सेविंग अकाउंट है तो इसी में फिर उसका सामान्य सेविंग अकाउंट के बारे में आ जाएगा, उसका बैंक का नाम, IFSC कोड और बैंक का स्थान कहाँ पर है और कितना उसके अकाउंट में पैसा है। ये जानकारी सभी की स्पाउस में जो जीवन साथी है उसके बारे में आ जाएगा, माता पिता है या बच्चा है जिनके नाम से भी एफडी है या कोई सेविंग अकाउंट है सभी के बारे में अलग अलग उन्हीं के कॉलम में उनकी जानकारी आ जाएगी। पॉइंट नंबर 3 में डिटेल ऑफ इन्वेस्टमेंट इन बॉन्ड, शेयर, म्यूचुअल फंड। अगर किसी ने कोई शेयर खरीदे हैं, म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट किया है, जिसने भी किया है उसमें कितने रुपए के शेयर हैं, कौन सा फंड है या बॉन्ड है, नाम और कितनी राशि के आपने खरीदे हैं, उनकी जानकारी सभी की उसमें भरनी है। यदि किसी पर लागू नहीं होता है तो उस पर नोट एप्लीकेबल या नील उनके कॉलम में कर दोगे। पॉइंट नंबर 4 में पोस्टल सेविंग, डाक सेवा है या कोई जीवन बीमा पॉलिसी है जिसमें भी आपने इन्वेस्ट किया है, यहाँ पर उसी स्कीम का नाम, उसका एड्रेस जिस संस्थान में आपने किया है, अमाउंट, आपने अगर कोई पॉलिसी ली है या कुछ भी है उसका नाम, उसकी अमाउंट यहाँ पर आपने भर देनी है। उसी तरह दूसरे तीसरे में यदि जिसके भी नाम से आपने कोई सेविंग है, जीवन बीमा निगम में कितने राशि का है वो सारा उसमें आपने भर देना है। पॉइंट नंबर 5, यदि आपने कोई लोन या एडवांस किसी फर्म को दिया है या किसी संस्थान को दिया है जिनसे आपको ब्याज के रूप में राशि आ रही है उसके बारे में डिटेल बताना है। मान लीजिए आपने किसी फर्म को पैसा दिया है, किसको दिया है, नाम और कितना इंटरेस्ट यहाँ उनसे आ रहा है पर महीना, मान लीजिए आपको 3000 रुपये आ रहे हैं तो यहाँ पर
आप उस फर्म का नाम और यहाँ पर जो राशि आ रही है उसके बारे में आपने बताना है। इसी तरह दूसरे तीसरे या इनके नाम से कोई दिया गया है पैसा और उनके पास इनकम आ रही है तो यहाँ पर पॉइंट नंबर 5 में उनका जिक्र करना है। अगर लागू नहीं होता है तो नोट एप्लीकेबल हो जाएगा सभी में। पॉइंट नंबर 6 में उम्मीदवार या उसके परिवार में जो भी यातायात के साधन हैं जैसे मोटरसाइकिल, कार या अन्य जो साधन हैं उसका नाम, उसका रजिस्ट्रेशन नंबर, जिस वर्ष खरीदा गया वर्ष और कितनी राशि में वो खरीदा गया, जिसके भी नाम से जो साधन खरीदा गया है उसी के कॉलम में ये जानकारी आ जाएगी। पॉइंट नंबर 7 जैसे सोना है, चांदी है, आभूषण है या अन्य रूप में, तो उसको ग्राम में दिखाना है। कैंडिडेट के पास कितना ग्राम गोल्ड है, यहाँ पर कैंडिडेट अगर उसके पति पत्नी के नाम पे है तो उसी के कॉलम में बताना है और टोटल उसकी वैल्यू कितनी है लगभग वो बतानी है। जिसके पास नहीं है उसमें नील या नोट एप्लीकेबल। इसके अलावा यदि कोई और ऐसी संपत्ति है जो कीमती है तो उसकी डिटेल देनी है और उसकी वैल्यू बतानी है। पॉइंट नंबर 9 में अभी जितने भी आपने अलग अलग नाम से जो प्रॉपर्टी दिखाई है, यहाँ पर जो अमाउंट दिखाई है उन सभी का जोड़ आ जाएगा अलग अलग। सेल्फ का, स्पाउस का, मदर फादर का, जो आश्रित है पहला दूसरा, सभी का। इस भाग में उम्मीदवार को अपनी अचल संपत्ति और अपने परिवार के जितने भी मेंबर हैं जिनके पास जो अचल संपत्ति है उसका ब्यौरा देना होता है। पहले में एग्रीकल्चर लैंड लोकेशन सर्वे नंबर, कृषि योग्य ज़मीन, जहाँ जहाँ पर कृषि योग्य ज़मीन है उस स्थान का नाम और अगर सर्वे नंबर है तो वो लिखना पहली कॉलम में। दूसरे में जो ज़मीन जहाँ जहाँ पर है उनका एरिया कितना है, एकड़ में कितनी एकड़ ज़मीन है अलग अलग बतानी है अगर अलग अलग जगह पर है। वेदर इनहेरिटेड प्रॉपर्टी की क्या वो संपत्ति आपको विरासत में मिली है, अगर आपको विरासत में मिली है तो आप यस कर दोगे, नहीं है तो नो। ऐसा भी हो सकता है कि एक स्थान पर आपको आपकी जो प्रॉपर्टी है वो विरासत में मिली है और दूसरे स्थान पर आपने खरीदी है, तो पहले में आप यस कर दोगे और दूसरे में नो कर दोगे। अब डेट ऑफ परचेज इन केस ऑफ सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी, उसके बारे में जो आपने खरीदी है उसकी तारीख क्या थी जब आपने वो खरीदी है। कॉस्ट ऑफ लैंड इन केस ऑफ परचेज एट द टाइम ऑफ परचेज, जो ज़मीन आपने खरीदी है उसकी कीमत क्या थी जिस वक्त वो ली गई थी। नेक्स्ट, एनी इन्वेस्टमेंट ऑन द लैंड बाय वे टू डेवलपमेंट कंस्ट्रक्शन एक्स्ट्रा, कि क्या कोई ज़मीन पर अन्य विकास कार्य या निर्माण कार्य किया है। यस यहाँ पर अगर है तो ठीक है, नहीं तो नॉट एप्लीकेबल हो जाएगा। अप्रोक्सीमेट करंट मार्केट वैल्यू, अब वर्तमान में टोटल जो ज़मीन है उसकी कीमत कितनी है, यहाँ पर टोटल कीमत आ जाएगी। अब दूसरा कॉलम पति या पत्नी पर लागू होता है जो उसका जीवन साथी है कैंडिडेट का। मान लीजिए उसके पास जो ज़मीन है स्पाउस वो कहीं और पर है उसके नाम पर, तो जहाँ पर उस स्थान का नाम और वो कितनी ज़मीन है, कि क्या वो ज़मीन विरासत में मिली है, यस या नो। अब मान लीजिए वो खरीदी है तो वो तारीख और जब वो खरीदी है तो उसी में कितने उसकी कीमत क्या थी, क्या उस पर बाद में निर्माण कार्य हुआ है और टोटल कीमत। इसी तरह हिंदू यूनाइटेड फैमिली, इसमें माता या पिता के नाम पे अगर ज़मीन है तो वो भी ऐसे ही भरा जाएगा। फिर आश्रित हैं पहला बच्चा, दूसरा, तीसरा, तो आमतौर पे बच्चों के नाम पे नहीं होती है तो इनमें नॉट एप्लीकेबल आ जाएगा। अगर उनके नाम पर ज़मीन खरीदी गई है तो वो भी ऐसे ही भरी जाएगी जैसे कैंडिडेट की भरी गई है। इस भाग में नॉन एग्रीकल्चर लैंड, गैर कृषि योग्य ज़मीन अगर है तो उसका वो कहाँ पर है और सर्वे नंबर यदि अगर उसका है तो उसका मेजरमेंट में स्क्वायर फुट में बतानी है वो कितनी है। मान लीजिए कोई उसने प्लॉट ख़रीदा है तो यहाँ पर वो प्लॉट का नंबर और कहाँ पर है, यहाँ पर वो स्क्वायर फुट। वेदर इनहेरिटेड प्रॉपर्टी की क्या वो आपको विरासत में मिला है,
यस और नो। यदि वो नो आप देते हो तो इसका मतलब तो फिर वो आपने वो खरीदा है। तो डेट ऑफ परचेज इन केस ऑफ सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी, तो वो किस तारीख को खरीदा गया है। कॉस्ट ऑफ लैंड इन केस ऑफ परचेज, अगर वो खरीदा गया है तो उस समय उसकी वैल्यू कितनी थी। एनी इन्वेस्टमेंट ऑन दी लैंड बाय वे टू डेवलपमेंट कंस्ट्रक्शन, की क्या उस पर कोई निर्माण कार्य हुआ है, अगर नहीं है तो नील या नॉट एप्लीकेबल। अप्रोक्सीमेट करंट मार्केट वैल्यू, वर्तमान में उसकी कीमत कितनी है। अब इसी तरह ये स्पाउस में भी भरा जाएगा। अगर स्पाउस के नाम से कोई प्लॉट खरीदा गया है या माता पिता के नाम से या बच्चों के नाम से, अगर नहीं है तो नील और नॉट एप्लीकेबल आपने उसके कॉलम में भरना है। तीसरा पॉइंट में कमर्शियल बिल्डिंग इंक्लूडिंग अपार्टमेंट लोकेशन सर्वे, कि यदि आपने कोई व्यापारिक उद्देश्य से कोई बिल्डिंग खरीदी है, वो उसका स्थान कहाँ पर खरीदी गई है और अगर सर्वे नंबर उसका है तो उसके बाद उसका एरिया कितना है, वो स्क्वायर फीट में आपने बताना है। कितने एरिया में इसको बनाया गया है। आगे कि क्या वो आपको विरासत में मिला है, यस और नो हो जाएगा। डेट ऑफ परचेज इन केस ऑफ सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी, यदि उसको खरीदा गया है तो वो तारीख। कॉस्ट ऑफ प्रॉपर्टी इन केस ऑफ परचेज एट द टाइम ऑफ परचेज, तो जिस समय उसको खरीदा गया है उसकी कीमत कितनी थी। एनी इन्वेस्टमेंट ऑन द लैंड बाय वे ऑफ डेवलपमेंट, की क्या उसके ऊपर निर्माण कार्य भी हुआ है या बनाया है उसके ऊपर। अप्रोक्सीमेट करंट मार्केट वैल्यू, वर्तमान में उसकी टोटल कीमत कितनी है, लगभग ये आपने बताना है। इसी तरह यदि उसका कैंडिडेट है, उसके जीवन साथी के नाम से कोई कमर्शियल बिल्डिंग खरीदी है, कोई दुकान है, कोई हॉस्पिटल है, कोई होटल है, तो उसके बारे में ऐसे ही आपने जानकारी देनी है। यदि माता पिता के नाम से उनके बारे में और बच्चों के नाम पर है तो उनके बारे में, यदि नहीं है तो नील या नोट एप्लीकेबल करते हुए प्रत्येक कॉलम को आपने फिलअप करना है। अगला फोर्थ पार्ट, रेजिडेंटल बिल्डिंग इंक्लूडिंग अपार्टमेंट लोकेशन, उम्मीदवार के पास जो रिहायशी मकान है उसके बारे में कि वो कहाँ कहाँ पर मकान है। अगर आपके पास 2 या 3 मकान है और वो अलग अलग स्थान पर है, वो तीनों को ही आपने अलग अलग दिखाना है, अलग अलग स्थान पर इसी में दिखाना है, तीनों स्थान पर। और तीनों को अगर आपने 3 है तो तीनों का स्क्वायर फुट अलग अलग दिखाना है, वो कितना है। उसके बाद जो टोटल रिहायशी एरिया है आपका, वो बनाया गया कितना है। जैसे मान लीजिए किसी के पास 400 फुट एरिया है और उसने बनाया 300 में है, तो यहाँ पर 300 फुट को ऐसे बताना है जितने में बनाया गया है। वेदर इनहर्टेड प्रॉपर्टी, यस और नो, कि क्या आपको वो संपत्ति विरासत में मिली है। अगर संपत्ति विरासत में मिली है तो यस, और यदि आपने कोई ख़रीदा है तो उसके सामने आप नो कर दोगे। मान लीजिए आपके पास 3 मकान हैं, पहला दूसरा आपको विरासत में मिले हैं तो वो यस हो जाएगा, और तीसरा आपने ख़रीदा है तो उसके सामने, तो यहाँ पर तीसरे के सामने नो हो जाएगा। डेट ऑफ परचेज इन केस ऑफ सेल्फ एक्वायर्ड, जो आपने ख़रीदा है उसकी तारीख क्या थी। कॉस्ट ऑफ प्रॉपर्टी इन केस ऑफ परचेज एट द टाइम ऑफ परचेज, जो संपत्ति आपके पास खरीदी है उस समय उसकी कीमत कितनी थी। एनी इन्वेस्टमेंट ऑन द लैंड ऑन बाय वे ऑफ डेवलपमेंट, की क्या आपने कोई निर्माण कार्य हेतु अन्य इन्वेस्टमेंट उसमें किया है। अब अप्रोक्सीमेटली करंट मार्केट वैल्यू, आपके पास जितने मकान हैं 1 2 3 4 सभी, उनकी टोटल कीमत कितनी है। सेकंड में उसका जो जीवन साथी है, अगर उसके नाम पर अलग मकान है तो उसकी भरी जाएगी। ये ध्यान रखना है, यदि कैंडिडेट के पास जो मकान है उसके नाम पर नहीं है और उसके जीवन साथी के नाम पे है तो उसी के नाम से भरनी है जिसके नाम पर मकान है। तीसरे में अगर माता पिता के नाम पे है तो वहाँ भरा जाएगा। आगे बच्चों के नाम पे है आश्रित, पहला बच्चा दूसरा तीसरा, यानी जो भी परिवार में आश्रित है उनके नाम पे भरा जाएगा अगर उनके नाम पर है। जिन पर लागू नहीं होगा, जिनके नाम पर नहीं है, तो उनमें नील या नॉट एप्लीकेबल प्रत्येक उसके कॉलम में आ जाएगा। अगर इसके अलावा कोई और प्रॉपर्टी है जिसे आपको इनकम आ रही है या ब्याज आ रहा है तो पॉइंट नंबर 5 में लिखा जाएगा और जिसके नाम पर है। पॉइंट नंबर 6 में अभी जो आपने पीछे 1 से लेकर 5 तक जो जानकारी दी है, टोटल करंट मार्केट वैल्यू जो अंत में बताया है अप्रोक्सीमेटली, उन सभी का यहाँ पर योग आ जाएगा, जोड़ आ जाएगा 1 से लेकर
5 तक। पॉइंट नंबर 8 में यहाँ पर कैंडिडेट की जो भी वित्तीय देनदारी है बैंक की या अन्य की, सभी की देनदारी यहाँ पर उसमें लिखनी है। जैसे कॉलम नंबर 1 का है सेल्फ में यहाँ उम्मीदवार ने अगर किसी बैंक से लोन लिया है तो बैंक का नाम, लोन की राशि, स्कीम का नाम। स्पाउस में यदि उसके जीवन साथी ने लोन लिया है तो उस बैंक का नाम, राशि, स्कीम का नाम बताना है। इसी तरह अगर उसके माता या पिता के ऊपर कोई देनदारी है किसी बैंक की तो बैंक का नाम, स्कीम का नाम जिसके तहत लोन लिया गया है और टोटल राशि। आश्रित में पहले बच्चा, दूसरा, तीसरा उनके ऊपर लागू है। अगर उनके ऊपर कोई देनदारी है तो उनका भी ऐसा ही भरा जाएगा। अगले में लोन आर ड्यू टू एनी अदर इंडिविजुअल एंटिटी अदर देन मेंशन अबोव। आपने जो ऊपर बताया है उसके अलावा यदि कोई और आपने किसी बैंक से या अन्य वित्तीय संस्थान से कोई लोन लिया है या कोई देनदारी आपकी अलग है तो इस कॉलम में उस संस्थान का नाम, जिस स्कीम के तहत आपने लोन लिया है, कितनी राशि का लोन दिया गया। अब इन दोनों और ये सभी का अलग अलग आपने देना है। अगर किसी के ऊपर लागू नहीं होता है तो नील या नोट एप्लीकेबल आपने कर देना है। एनी अदर लायबिलिटी, इसके अलावा यदि आपने कोई और देनदारी है तो यहाँ आपने लिखनी है। ग्रांड टोटल ऑफ लायबिलिटी, आपकी जो देनदारी है वो सेल्फ की टोटल कितनी बनेगी, यहाँ पर उसका जोड़, स्पाउस का, जीवन साथी का, उसकी कितनी देनदारी है, यहाँ पर माता पिता की कितनी देनदारी है, तो उन सभी का जोड़ आ जाएगा यहाँ पर। ये सेकंड पार्ट है गवर्नमेंट ड्यू टू डिपार्टमेंट डीलिंग विद गवर्नमेंट एकोमेंडेशन। यहाँ पर इसके 2 पॉइंट हैं। हैज द डिपोनेंट बीन इन ऑक्यूपेशन ऑफ एकोमेंडेशन provided by the government at any time during the last 10 year before the date of nomination of the current election, कि जो वह वर्तमान में एक उम्मीदवार चुनाव लड़ रहा है कि क्या पिछले 10 वर्षों में उसने किसी सरकारी आवास का इस्तेमाल किया है, तो आपने यहाँ पर येस और नो हो जाएगा। अब यदि उत्तर आता है आपका येस, अगर आपका नो है तो सभी में नोट एप्लीकेबल हो जाएगा, क्योंकि जब आपने प्रयोग नहीं किया है तो नील या नोट एप्लीकेबल। अब यदि इफ एंश्योर टू ए अबोव इज यस, यदि पहला का उत्तर आपका यस है, आपने प्रयोग किया है, तो डिक्लेरेशन में बी फर्निश्ड नेमली, तो फिर उसमें आपने यहाँ पर नाम बताना है दी एड्रेस ऑफ दी गवर्नमेंट एकोमेंडेशन, कि आपने कहाँ आपको आवास, सरकारी आवास आपको मिला है, यहाँ उसका पूरा एड्रेस आपने देना है। अब उसके बाद देर इज नो ड्यूज पेएबल इन रिस्पेक्ट ऑफ अबोव गवर्नमेंट एकोमेंडेशन टूवर्ड, कि जो आपने सरकारी आवास का इस्तेमाल किया है उसका कोई भी बकाया नहीं होना चाहिए। जैसे उसका रेंट पेंडिंग ना हो, इलेक्ट्रिसिटी चार्ज पेंडिंग ना हो, वाटर चार्ज, टेलीफोन चार्ज, as on date, the dates should be the last date of the 3rd month period to the month in which the election is notified or any date the thereafter। तो इनमें से आपका कोई भी चार्ज पेंडिंग नहीं होना चाहिए। अब आपने कह दिया कि अगर आपका कोई पेंडिंग चार्ज नहीं है तो फिर आपने इसका आपने इस्तेमाल किया, वहाँ से नो ड्यूज सर्टिफिकेट लेकर आना है और वो उसमें लगाना है कि आपका कोई भी बकाया नहीं है। पॉइंट 3, ड्यू टू डिपार्टमेंट डीलिंग विद गवर्नमेंट ट्रांसपोर्ट इंक्लूडिंग एयरक्राफ्ट एंड हेलीकॉप्टर, यानी आपने अगर किसी सरकारी एयरक्राफ्ट का, हेलीकॉप्टर का इस्तेमाल कभी किया है तो उनका कोई भी जो ड्यू है वो भी आपका पेंडिंग नहीं होना चाहिए। पॉइंट नंबर 4, इनकम टैक्स ड्यू, कि क्या इनकम टैक्स आपका ड्यू है, तो यहाँ पर अगर है तो लिखा जाएगा, अगर नहीं है तो नील या नोट एप्लीकेबल भरा जाएगा। जीएसटी ड्यूज, तो जीएसटी आमतौर पे ड्यूज नहीं होता है, ये तो ज़्यादातर ये नोट एप्लीकेबल ही रहता है, तो नील या नोट एप्लीकेबल प्रत्येक कॉलम में आपने भरना है। कि म्युनिसिपल या प्रॉपर्टी टैक्स अगर आपका पेंडिंग है, किसके नाम से पेंडिंग है, अगर है
तो वो लिखा जाए जिसके नाम से पेंडिंग है, जिसका भी पेंडिंग है। अगर नहीं है तो नील या नॉट एप्लीकेबल। एनी अदर ड्यू, इसके अलावा कोई देनदारी है तो यहाँ पर वो लिखी जाएगी। पॉइंट 8 में ग्रांड टोटल ऑफ ऑल गवर्नमेंट ड्यू, कि सरकार का जो टोटल आपका ड्यू या देय बनता है यहाँ पर उनका योग आ जाएगा, जिसका भी बनता है उसी के कॉलम में। पॉइंट नंबर 9, वेदर एनी अदर लायबिलिटी आर इन डिस्प्यूट इफ सो मेंशन द अमाउंट इन बोल्ड एंड द अथॉरिटी बिफोर विच इट इज पेंडिंग, कि यदि आपको कोई ऐसी देनदारी है जो विवादित है तो उसके यहाँ पर उसके बारे में बताना है और वो किस अथॉरिटी के तहत आती है जो अभी पेंडिंग पड़ी है और जिसके नाम से है विवादित। तो पॉइंट 9 में ये बतानी है। अगर नहीं है तो नील या नॉट एप्लीकेबल उस कॉलम में, प्रत्येक के कॉलम में आपने भरना है। पॉइंट नंबर 9, डिटेल ऑफ प्रोफेशन और ऑक्यूपेशन, सेल्फ में कैंडिडेट का व्यवसाय भरना है। स्पाउस में उसका जो जीवन साथी है उसका व्यवसाय भरना है। 9A, डिटेल ऑफ सोर्स ऑफ इनकम, आमदनी का स्रोत क्या है। ए में जो सेल्फ है कैंडिडेट की इनकम का स्रोत क्या है। बी में उसका जो जीवन साथी है उसकी इनकम का स्रोत क्या है। सी में इन दोनों के अलावा यदि किसी और की कोई इनकम आती है तो उसका स्रोत क्या है और उसका नाम भी लिखा जाए जिसकी कोई विशेष इनकम आ रही है सी में, और उसका कार्य है बिजनेस। पॉइंट 9B, कॉन्ट्रैक्ट विद एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट एंड एनी पब्लिक कंपनी और कंपनीज। ए में डिटेल ऑफ कॉन्ट्रैक्ट इंटर बाय द कैंडिडेट, यदि कैंडिडेट का सरकार के साथ कोई समझौता है या किसी कंपनी के साथ समझौता है तो यहाँ उसका नाम। यदि कैंडिडेट का जीवन साथी है उसका किसी सरकार के साथ या किसी कंपनी के साथ कोई कॉन्ट्रैक्ट है तो यहाँ उसका नाम। सी में यदि जो कैंडिडेट है उसके आश्रित का किसी कंपनी या सरकार के साथ कोई समझौता है तो उसका नाम। डिटेल ऑफ कॉन्ट्रैक्ट इंटर्ड इनटू बाय हिंदू यूनाइटेड फैमिली और ट्रस्ट इन विच द कैंडिडेट और स्पाउस और डिपेंडेंट हैव इंटरेस्ट, तो यहाँ उनके उस कंपनी की डिटेल बतानी है जिनके साथ उम्मीदवार या उम्मीदवार के माता पिता या उसके जीवन साथी को विशेष इंटरेस्ट आ रहा है। नेक्स्ट, डिटेल ऑफ कॉन्ट्रैक्ट इंटर्ड इनटू बाय द पार्टनरशिप फर्म इन विच कैंडिडेट आर स्पाउस आर डिपेंडेंट आर पार्टनर, जिस कंपनी में उम्मीदवार या उसकी जीवन साथी या उनके आश्रित की भागीदारी है उसका बारे में विस्तृत लिखना है। डिटेल ऑफ कॉन्ट्रैक्ट इंटर्ड इनटू बाय प्राइवेट कंपनी इन विच कैंडिडेट स्पाउस आर डिपेंडेंट हैव शेयर, यहाँ पर उस कंपनी के बारे में लिखना है यदि जो उम्मीदवार है या उसका जीवन साथी है उसका किसी कंपनी में शेयर है, हिस्सेदारी है, जिन पर लागू नहीं होता है किसी कैंडिडेट पर या उनकी फैमिली पर, तो वो नील या नॉट एप्लीकेबल प्रत्येक कॉलम के सामने कर देंगे। माई एजुकेशन क्वालिफिकेशन इज अंडर, तो यहाँ पर जो हाईएस्ट एजुकेशन है वहाँ उसकी डिटेल देनी है। जैसे एमए है किसी की तो मास्टर ऑफ आर्ट, आगे उसका सब्जेक्ट जिस सब्जेक्ट से उसने एमए की है, यूनिवर्सिटी का नाम और आगे वो वर्ष जिसमें उसने डिग्री या कोर्स को पूरा किया है। पार्ट बी, अभी आपने पार्ट 1 से लेकर 10 तक ए में जो जानकारी दी है उसी का संक्षिप्त यहाँ पर लिखना है। पहला, नेम ऑफ द कैंडिडेट, पहली लाइन में यहाँ उम्मीदवार का नाम, और श्री श्रीमती कुमार जो लागू नहीं होता उसको कट कर दीजिए। दूसरे में फुल पोस्टल एड्रेस, जो आपने पहले और एड्रेस दिया है यहाँ पर पूरा एड्रेस। नंबर एंड नेम ऑफ द कंस्टिट्यूएंसी एंड स्टेट, जो कैंडिडेट है वो किस कंस्टिट्यूएंसी से बिलोंग करता है उसका नाम और नंबर, राज्य का नाम। फोर्थ में नेम ऑफ द पॉलिटिकल पार्टी विच सेट अप द कैंडिडेट, उम्मीदवार किस राजनीतिक पार्टी का उम्मीदवार है, यहाँ राजनीतिक पार्टी का नाम।
अब यदि वो निर्दलीय चुनाव लड़ रहा है तो यहाँ इंडिपेंडेंट आ जाएगा। है टोटल नंबर ऑफ पेंडिंग क्रिमिनल केस, उम्मीदवार के कुल कितने पेंडिंग क्रिमिनल केस है, यहाँ पर उनकी संख्या देनी है। 6 में टोटल नंबर ऑफ केस इन विच कन्विक्टेड, उन केसों की संख्या देनी है जिसमें कैंडिडेट को दोषी ठहराया गया है। पैन नंबर ऑफ, यहाँ कैंडिडेट का पैन नंबर, ईयर फॉर विच लास्ट इनकम टैक्स रिटर्न फाइल, और अंतिम जो वर्ष है लेटेस्ट, यहाँ वो वर्ष लिखना है। और टोटल इनकम शो कि टोटल उसकी इनकम कितनी है। स्पाउस, उसका जो जीवन साथी, यहाँ उसका पैन नंबर, और उसने अंतिम वर्ष जब वो इनकम टैक्स भरा है लेटेस्ट, और यहाँ उसने कितनी इनकम टैक्स में कितनी इनकम दिखाई है। यहाँ पर मदर या फादर, उसका पैन नंबर, अगर नहीं है तो नील या नॉट एप्लीकेबल, अगर वो इनकम टैक्स के दायरे में नहीं आता है तो यहाँ पर नील या नॉट एप्लीकेबल दोनों में भरेंगे। डिपेंडेंट में यहाँ पर बच्चों के ऊपर अगर वो इनकम टैक्स के दायरे में आता है, उनका पैन नंबर अगर है तो भरेंगे, यदि नहीं है तो नो पैन अलॉटेड, उसके बाद नील या नॉट एप्लीकेबल दोनों में भरा जाएगा। पॉइंट 8, डिटेल ऑफ एसेट और लेबिलिटी इन रुपीज। तो 8 के 2 पार्ट हैं। तो पहले में जो आपने चल संपत्ति आपने तो भरी थी शुरुआत में, जिसमें आपने बैंक में स्कीम से संबंधित टोटल दिखाया गया है। यहाँ पर उनका टोटल, सेल्फ का टोटल कितना बना था, स्पाउस का कितना है, मदर फादर का, आगे बच्चों का, पहले का, दूसरे का, जो भी है, यहाँ उनका टोटल जो आपने पीछे दिखाया था वो भरना है। इमूवेबल में, अचल संपत्ति में, तो यहाँ पर परचेज प्राइस ऑफ सेल्फ एक्वायर्ड इमूवेबल, तो जो संपत्ति खरीदी गई है, यहाँ पर कुल कितनी संपत्ति खरीदी गई है, सेल्फ के नाम से, स्पाउस के नाम से या बच्चों के नाम से, जिसमें अमाउंट भरनी है। डेवलपमेंट कंस्ट्रक्शन कॉस्ट ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी आफ्टर परचेज, खरीदने के बाद अगर आपने निर्माण किया है तो उसकी कीमत, अगर लागू नहीं है तो नॉट एप्लीकेबल हो जाएगा। अप्रोक्सीमेट करंट मार्केट प्राइस, सेल्फ एक्वायर्ड एसेट टोटल वैल्यू, बी इनहेरिटेड एसेट, यानी आपने खरीदी है या विरासत में जो मिली है उनकी टोटल वैल्यू कितनी है, यहाँ पर उन सभी का योग आ जाएगा अलग अलग कॉलम में अलग अलग सदस्य का। लेबिलिटी, जो आप पे देनदारी है कि टोटल आपने सरकार का की जो कितनी देनदारी है, यहाँ पर आ जाएगा उसी कॉलम में जिसका कॉलम में देनदारी बनती है। लोन फ्रॉम बैंक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट, जो आपने लोन पेंडिंग है, टोटल जो लोन है वो कितना लोन पेंडिंग है यहाँ पर, और किसके नाम से, उसी कॉलम में उसको दिखाया जाएगा। पॉइंट नंबर 10 में लेबिलिटी दैट आर अंडर डिस्प्यूट, अगर कोई विवादित देनदारी है, सरकार के साथ है या किसी बैंक के साथ है, तो यहाँ उनके बारे में आ जाएगा। अगर गवर्नमेंट के साथ कोई विवादित देनदारी है और जिस सदस्य के साथ है कितनी है और किस संस्थान के साथ है। सेकंड में, अगर किसी बैंक के साथ कोई विवादित देनदारी है और जिस सदस्य के साथ है उसी के कॉलम में आ जाएगा। अगर किसी पर लागू नहीं होता है तो उसके कॉलम में नील या नॉट एप्लीकेबल। पॉइंट 11 में जो आपने पीछे हाईएस्ट आपकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन दी थी, यहाँ पर वो नीचे उसी लाइन को आपने दोबारा रिपीट कर देना है। यहाँ पर ये आपका जो एफिडेविट वो वेरीफाइड होना चाहिए, अटेस्टेड होना चाहिए, दिन तारीख, और यहाँ डिपोनेंट के हस्ताक्षर होंगे। एफिडेविट के बारे में कुछ ध्यान रखने योग्य बातें। पहला, आपका जो एफिडेविट है, लास्ट डेट ऑफ नॉमिनेशन है उसके 3 बजे तक हर हालत में पहुंच जाना चाहिए। दूसरा है, एफिडेविट आपका नोटरी से अटेस्टेड होना चाहिए प्रत्येक पेज। तीसरा है, कोई भी कॉलम खाली नहीं होना चाहिए और कहीं पर भी आपने
डैश या कांटे का निशान नहीं लगाना है। अगर कोई कॉलम लागू नहीं होता है तो नील या नॉट एप्लीकेबल लिखना है। एफिडेविट शुड बी आइदर टाइप और रिटन। जो आपका एफिडेविट है वो बिल्कुल साफ सुथरा होना चाहिए। और अंतिम जो बात है, आपने एफिडेविट में किसी भी कॉलम को अपने आप हटाना नहीं है। ज़रूरत पड़ जाए तो आप जोड़ सकते हो किसी कॉलम को या किसी टेबल को अधिक लगा सकते हो, लेकिन किसी कॉलम को आपने हटाना नहीं है। आपका फॉर्मेट चेंज नहीं होना चाहिए फॉर्म का कहीं पर भी। और जो एफिडेविट है वो कम से कम आप जब नॉमिनेशन भरते हो वो 2 दिन पहले तैयार करें। निर्दलीय कैंडिडेट है वो अंतिम तारीख का वेट ना करें, उससे पहले ही अपना फार्म भरें। ये एक आपको सुझाव है। ये जो डिक्लेरेशन है कैंडिडेट द्वारा दी जाती है कि वो जो फ़ोटो इसके अंदर प्रयोग किए हैं वो 3 महीने से पुराने नहीं होने चाहिए। यहाँ पर लेजिस्लेटिव असेंबली या उस सीट का नाम जहाँ से चुनाव लड़ा जा रहा है, कैंडिडेट का नाम और यहाँ उसके पति या पिता का नाम। ये दूसरा तब लागू होता है यदि फ़ोटो कैंडिडेट स्वयं ना देकर एजेंट द्वारा या प्रोपोजर द्वारा भेजता है। तो यहाँ एजेंट का नाम या उसके प्रोपोजर का नाम, यहाँ कैंडिडेट का नाम, कैंडिडेट का पूरा एड्रेस, उसके कैंडिडेट के पिता का नाम और यहाँ उस सीट का नाम जहाँ से वो चुनाव लड़ रहा है और नीचे जो जानकारी है वो भर दी जाती है। ये कैंडिडेट को अपना जैसे ही नॉमिनेशन शुरू होता है चुनावी खर्चे के लिए एक बैंक अकाउंट खोलना होता है। कैंडिडेट किसी भी बैंक में जाकर अपना खाता खोल सकता है और उसकी जानकारी यहाँ पर देनी होती है। अकाउंट नंबर, बैंक का नाम, ब्रांच, IFSC कोड। पहले से अगर आपका कोई खाता है आप वो खाता प्रयोग नहीं करोगे, इसलिए जैसे ही नॉमिनेशन शुरू होता है आप तुरंत किसी भी बैंक में जाकर अपना, लेकिन कैंडिडेट अपने परिवार के किसी सदस्य के नाम से नहीं खुलवा सकता। जब भी आप फार्म भरते हो आपके जो नज़दीक है RO या ARO वहाँ से आप मैनुअल फार्म ज़रूर प्राप्त करें, जिसमें आपको काफ़ी सारी जो जानकारी साथ में लगानी होती है उनके बारे में आपको पता चल जाता है। नया खाता खुलवाते हो आप इस खाते की फ़ोटोकॉपी साथ में लगा दीजिए, आपके लिए वो सही रहता है। यदि कैंडिडेट SC कैटेगरी से या ST कैटेगरी से बिलोंग करता है तो अपना SC का सर्टिफिकेट ज़रूर लगाएं। कैंडिडेट अपने AP कार्ड की फ़ोटोकॉपी साथ में ज़रूर लगाएं।